नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग विद फैज में। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इन दिनों काफ़ी चर्चे में है। मैं बात कर रहा हूं इथेनॉल प्रोग्राम की। इथेनॉल ये एक ऐसा ईंधन है जो बनाया जाता है थ्रू द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के द्वारा ये बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, जिससे ईंधन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। आने वाले दिनों में हो सकता है हमें E85 और E100 जैसी बायोफ्यूल इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम देखने को मिले। इसका मतलब ये हुआ कि 85% से लेकर 100% तक इथेनॉल हम अपने गाड़ी में यूज़ करने वाले हैं। मगर सवाल ये है कि क्या हमारा देश इस रिवॉल्यूशन के लिए तैयार है? क्या हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस रिवॉल्यूशन की तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। और हमारा जो अभी का व्हीकल है वो ज़्यादा से ज़्यादा E20 कंपैटिबल है। इसका मतलब E20 मतलब 20% ही इथेनॉल हम मिक्स कर पाएंगे। 80% पेट्रोल हमें चाहिए, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। हमारा इंजन, ऑटोमोबाइल, हमारी कार्स की, हमारी बाइक्स की इंजन सस्टेन कर पाएगी। ये एक बड़ा सवाल है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये इथेनॉल प्रोडक्शन होती क्या, ये इथेनॉल है क्या, और इसको अगर हम प्रोड्यूस करते हैं राइस और शुगर केन के मदद से, तो आने वाले दिनों में क्या क्या समस्याएं हैं जो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इस सेशन में हम इस बात को काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं इथेनॉल से। तो ये इथेनॉल होती क्या है? एक्चुअली दिस इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल बोलते हैं कोई भी फ्यूल अगर प्रोड्यूस की जाए बायोमासेस के द्वारा। बायोमास बोली जाती है कोई भी जीव चीज को, ठीक है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल, प्लांट्स और एनीथिंग। ठीक है, तो इनसे अगर कोई ईंधन बनाई जाती है, इनके मदद से, इनसे निकालकर कोई ईंधन बनाई जाती है, तो उसे हम बायोफ्यूल बोलते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, तो कोयला भी एग्जाम्पल में आएगा बायोफ्यूल का। ठीक है, तो उसी तरह इथेनॉल भी एग्जाम्पल है बायोफ्यूल का। बायोफ्यूल के टोटल 3 प्रकार होते हैं। पहली सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में चारकोल फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड में वी हैव इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। तो लिक्विड बायोफ्यूल का जो एग्जाम्पल है वो है इथेनॉल। यहाँ तक क्लियर है? अब समझते हैं ये इथेनॉल एक्चुअल में बनाई कैसे जाती है। इथेनॉल इज अ रिन्यूएबल बायोफ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम शुगर केन ग्रेन्स एंड अदर बायोमासेस। शुगर केन, मेज या फिर राइस से हम इसको बना सकते हैं, हम इस ईंधन को बना सकते हैं। क्यों हमें ये बनाना है, क्यों करने की आवश्यकता है? क्योंकि जो क्रूड ऑयल मतलब जो भी हमारे पेट्रोल डीजल है ज़्यादातर बाहर से आते, बाहर देशों से आते। तो अगर हम 20%, अभी क्या है E20 चल रही है, ठीक है, E20 तक ऑलरेडी हम पहुंच चुके। तो E20 का मतलब हुआ कि 20% हम मिक्स कर रहे हैं 80% इस पेट्रोल में, 20% इथेनॉल मिक्स की जा रही। तो 20% तो खपत कम हुई। तो 20% खपत कम होने की ये मतलब है कि 20% हमें कम इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रूड ऑयल को बाहर देशों से। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी है कि एमिशन, मतलब ये ईंधन से निकलने वाली धुओं को भी कम करता है, मतलब ये पॉल्यूशन घटाने में भी मदद करता है। प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाता है इन टर्म्स ऑफ इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी। बट इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स है, वो भी हम आगे इस सेशन में जानेंगे। पहली चीज़, ये बनाई कैसे जाती है? पहली विधि है फर्मेंटेशन। इसमें क्या है, शुगर को निकाल, बेसिकली बायोफ्यूल जो बायोफ्यूल का एग्जाम्पल है जो इथेनॉल है, तो वो बेसिकली बनता है शुगर से। ठीक है, शुगर मतलब चीनी से। तो पहले जो है कोई जो भी क्रॉप्स हम यूज करने वाले हैं, चाहे शुगर केन हो, राइस हो, या जो भी हो, मेज हो, ठीक है, मकई हो, तो उसमें से हम शुगर निकालेंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन बोलते हैं। दूसरी है डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, इस इथेनॉल से जो हमारा शुगर है, उससे जो मिक्सचर है, उससे हम इथेनॉल को सेपरेट करते हैं और उसे प्यूरिफाई करते हैं। इस विधि को बोलते हैं डिस्टिलेशन। थर्ड जो प्रोसेस है वो है डिहाइड्रेशन क्या है, इसमें से जो भी इथेनॉल निकाली गई, उस इथेनॉल में से हम वाटर का मात्रा हटाएंगे, मतलब H2O एलिमेंट को हटाएंगे। अगर पानी रह गई और पानी के साथ अगर पेट्रोल में मिक्स किया गया तो पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और पानी इज नॉट अ सोर्स, ठीक है, एनर्जी सोर्स, तो ऑब्वियसली इट विल अगेन इम्पैक्ट आवर इंजन्स। तो पानी का मात्रा इथेनॉल से
हटाना, अलग करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज डिहाइड्रेशन। नाउ ब्लेंडिंग वी विल परफॉर्म। अब हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड का सीधा अर्थ ये हुआ कि हम इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करेंगे। कितने अमाउंट में करेंगे? अभी तो 20% कर रहे हैं, आगे हो सकता है 85% करेंगे या 100% करें। लेकिन क्या हमारा देश इस रिवॉल्यूशन के लिए तैयार है? क्या ये फूड सिक्योरिटी पे बात बनकर नहीं आएगी? अगर हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ इथेनॉल बनाने लग जाए तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ राइस और शुगर केन चाहिए होगा। और राइस शुगर केन जो होता है वो होता है हायर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है एक शुगर केन और राइस को उगाने के लिए, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हों, तो अगर इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ एक नज़र से देखा जाए तो ये समझ में आएगा कि वाटर स्कैरसिटी इससे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है और फूड सिक्योरिटी पे भी बात बनकर आ सकती है, क्योंकि जो हमारा राइस है वो भी इंपोर्ट किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ राइस इज ऑल्सो इम्पोर्टेड। हम पूरा राइस जो है प्रोड्यूस नहीं करते, जितना हमारा खपत है उससे कम ही प्रोडक्शन है हमारा। तो अगर इस प्रोडक्शन को बढ़ाए और ज़्यादातर इथेनॉल ब्लेंडिंग में लगाए, इथेनॉल को प्रोडक्शन में लगाए, तो ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी पर बात आकर बनेगी, ठीक है। दूसरी वाटर स्कैरसिटी। आज हमारा देश का काफ़ी सारा एरिया जो है पानी के ना मिलने से क्षतिग्रस्त है, स्पेशली इन द समर। तो अगर ये सारी चीज़ें को लगाया जाए, शुगर केन राइस को ही सिर्फ बढ़ावा दिया जाए, तो ऑब्वियसली कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी खपत होगा। पानी खपत होगा तो काफ़ी ज़्यादा जगहों में सूखा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तीसरी जो बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्लान है वो शुगर केन और राइस से बनाने का है। तो अगर शुगर केन और राइस की बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है हमारे फूड सिक्योरिटी के ऊपर, चाहे वो पानी हो या खाना हो, दोनों के ऊपर बात बनाएगी, ठीक है। तो तीसरी जो बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी के लिए तो नहीं है, आगे हम लोग बना ले तो अलग बात है। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी रेगुलेटरी हर्डल्स फेस की जाएगी। इकोनॉमिक वायलेबिलिटी, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके वजह से जो है प्रॉफिट इसमें कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं मेज़ की। तो मकई जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। मेज़ बेस्ड इथेनॉल जो है वो बहुत ही अच्छा विकल्प है अगर हम इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी कम लगता है। एक मकई को उगने में काफ़ी कम पानी लगता है अगर हम कंपेयर करें उसे शुगर केन और राइस से, ठीक है। तो अगर इसकी हम मदद लेते हैं तो ऑब्वियसली फ्यूचर में हमें काफ़ी अच्छा विकल्प देखने को मिलेगा। तो क्यों ना हम मेज़ की तरफ शिफ्ट हो जाए बजाय शुगर केन और इसके राइस के, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेज़ बेस्ड इथेनॉल इज मोर सस्टेनेबल देन शुगर केन ड्यू टू लोअर वाटर कंजप्शन, ठीक है। और एक टर्म यूज़ किया गया है, डिस्टिलर्स ड्राइड गेन्स विद सॉल्यूबल। बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट ऑफ मेज़ इथेनॉल का, जो पोल्ट्री में यूज़ किया जा सकता है एज अ पोल्ट्री में यूज़ किया जाता है एज अ पोल्ट्री फीड, ठीक है, टू प्रमोट फूड सिक्योरिटी। वे अहेड, आगे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइंग फीड स्टॉक। जितनी भी एग्रीकल्चर रेसिड्यू, मतलब जितनी भी एग्रीकल्चर वेस्ट होती है, जैसे फसल कटता है, फसल के कटने के बाद नीचे का कुछ पोर्शन रह जाता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। जलने से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, वो स्टबल बर्निंग हम लोग बोलते हैं एक्चुअली उसको। और ये बहुत बड़ा इशू है, अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी एक इशू है, ठीक है, जो विंटर सीजन में हमें देखने को मिलती है कि पॉल्यूशन किस हद तक बढ़ जाता है। ये होता है स्टबल बर्निंग के कारण। तो उन एग्रीकल्चर वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, इथेनॉल बनाने में। जैसे राइस, ठीक है, राइस मतलब धान का कटने के बाद, धान से राइस को हटा लेने के बाद उसका जो भी वेस्ट बच जाता है, या फिर गेहूं से जो भी वेस्ट बच जाता है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉन एडिबल। और ये हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्रोग्राम में। तो क्या क्या जनरेशन आगे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल क्या है, प्रोडक्शन क्या है, सेकेंड जनरेशन क्या, थर्ड है क्या है, फोर्थ क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालिए पैसे, क्योंकि 2G और थर्ड जनरेशन को, जो मैंने बताया सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन
जो इथेनॉल प्रोग्राम है, जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रोग्राम है, वो ज़्यादा कंपैटिबल है और वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए आप। शुगर केन और राइस पे थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी को फूड सिक्योरिटी पे बात बनाएगी अगर इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया तो। पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है, पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाइए, फार्मर्स को इंसेंटिव दीजिए, फार्मर्स को इंसेंटिव दीजिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करें, और अन्य जो भी जैसे मेज़ का हम लोग यूज़ करेंगे तो मेज़ को उगाए, मकई को उगाइए आप, उस पर हम इंसेंटिव देंगे आपको, उस पर सब्सिडीज़ देंगे, फार्मर्स को बोलिए, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी प्रमोट कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ मेज़ ही उगता चला जाए और जो सॉइल की हेल्थ है उसे डैमेज हो जाए। अब बात करते हैं 4 जनरेशन ऑफ इथेनॉल, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अलग अलग जनरेशन ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन है, ठीक है। पहली जो है वो है इथेनॉल। इथेनॉल बनाना किससे? एडिबल क्रॉप से, मतलब खाई जाने वाली क्रॉप से, जैसे कि कॉर्न, शुगर केन, राइस, शुगर केन, कॉर्न मतलब मेज, शुगर केन, इनसे जो है हम बायोफ्यूल्स बनाए। तो ये बेसिकली बढ़ावा देगा फूड वर्सेस फ्यूल। देखिए, एक तो ऐसे ही हमारे देश में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इतना पॉपुलेशन है कि काफ़ी सारे जो फूड है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। पल्सेस इंपोर्ट होती है, राइस इंपोर्ट होती है, वेट इंपोर्ट होती है, तो इंपोर्ट का है रेशियो। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से सक्षम है जितनी भी खपत होती है इस देश में उतना प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक्चुअली ये एडिबल ऑयल्स, एडिबल फूड्स है, तो अगर इसको हम इथेनॉल में लगाएंगे तो पहला चीज़ तो फूड सिक्योरिटी पर बात आकर बनेगी। दूसरी चीज़ बड़ी ये है कि इसका जो वाटर कंजप्शन है, अगर शुगर केन और राइस से बनाई जाती है इथेनॉल, तो उसमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा खपने वाला है, जिसके वजह से सूखा और वाटर स्कैरसिटी जैसी परेशानी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल प्रोडक्शन, बेसिकली अभी हम यहाँ हैं, हमें यहाँ से यहाँ आना है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाइए, जल्द से जल्द इस टेक्नोलॉजी में आप काम कीजिए कि एग्रीकल्चर रेसिड्यूज से किस तरह से आप इथेनॉल बनाएं। ये एग्रीकल्चर रेसिड्यू मतलब राइस स्ट्रॉ मतलब राइस की जो भी भाग बच जाती है चावल अलग होने के बाद, उसको यूज़ कीजिए। कॉर्न स्टोवर, मकई से निकालने के बाद, ठीक है, मकई को निकालने के बाद उसमें जो भी चीज़ें बच जाती, जो भी रेसिड्यूज बच जाती, उन्हें यूज़ कीजिए, बिकॉज दे आर नॉन एडिबल। वो खाई जाने वाली चीज़ तो है नहीं, ज़्यादातर आप जला देते हैं उसको। अगर जलाएंगे तो उससे पॉल्यूशन होगी तो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी पॉल्यूशन की वजह से। तो एक तरह से ये उनका भी एक इलाज है कि आप किस तरह से इसे प्रमोट करें, ठीक है ना। इस तरह से अगर सेकेंड जनरेशन को प्रमोट करते हैं आप, तो बेसिकली आप फायदे में रहेंगे। थर्ड जनरेशन इथेनॉल, ये बेसिकली बात करते हैं एल्गे और माइक्रोब्स, ठीक है। इसमें लैंड की जरूरत नहीं है, पानी में जो बेसिकली काई का बात किया जा रहा है। एल्गे इज व्हाट? काई। घर में भी हम काफ़ी जगह देखेंगे बारिश के मौसम में काई जमा हो जाती है। पानी के ऊपर सतह में, डैमों में हम देखेंगे कि किस तरह से पानी के ऊपर सतह में एल्गे आ जाती है। तो एल्गे जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स, बिकॉज इससे जो इथेनॉल बनेगी वो 10x होगी। मतलब अगर इससे 1 यूनिट इथेनॉल प्रोड्यूस की जा रही है तो इससे 10 यूनिट की जाएगी, तो 10x है वो, ठीक है, वो 10x है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि वो 10x है, मतलब इसमें जो है वो ज़्यादा इफिशियंसी है। नेचुरल फोटोसिंथेसिस के वजह से हम एनर्जी स्टोर करेंगे और इसे फिर बायोफ्यूल यानी इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में बात करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की। CO2 कैप्चर किस तरह से आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस की मदद से हम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से किस तरह से आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे बायोफ्यूल यानी इथेनॉल में, और हम उसे इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी यहाँ तक आने में तो काफ़ी टाइम है, लेकिन हम यहाँ तक तो अभी आ ही सकते, थर्ड जनरेशन तक भी इनफैक्ट हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इथेनॉल से रिलेटेड, जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें थी मैंने विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की, काफ़ी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की। और मैंने ये भी बताया कि किस तरह से अगर राइस और शुगर केन को चुना जाता है इथेनॉल को प्रोड्यूस करने में, तो उसके क्या क्या कॉन्स
आने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि शुगर केन और वेट्स में को उगाने में ज़्यादा पानी का खर्चा होता है एज कम्पेयर टू द अदर क्रॉप्स। तो अगर आप इसे चुनेंगे तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर की जो लेयर है वो नीचे चली जाएगी, बहुत सारा एरिया में वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलेगी, काफ़ी सूखा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा देश इन सब चीज़ों से जूझ रहा है। गर्मी में काफ़ी सारे जगहों में हम ये सी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर आप ये तरीका इख्तियार करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो क्यों ना आप सस्टेनेबल वे चुने, आप सेकेंड जनरेशन को चुने, एग्री रेसिड्यूज का यूज़ करें, उस पर आप रिसर्च करें कि किस तरह से इनसे बनाई जा सकती है इथेनॉल, तो दैट इज नो मोर कंपैटिबल। ठीक है, तो होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट जरूर करें कि आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।